हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास +1 की फिजिक्स में हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स के बेसिक्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं इनके बारे में बताया था, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके बेसिक्स क्या हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इसके बारे में बताऊंगा कि बेसिकली जो वेक्टर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहली चीज तो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब भैया पोजीशन वेक्टर क्या होता है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो डेफिनेशन लिख के मैं आपको लोगों को बोर नहीं करूंगा, तो मैं आपको बेसिकली बताने लगा हूं कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जैसे सपोज करो कि अगर कोई पॉइंट है ए, अब ए से आप गए हो इस पॉइंट पे जो कि है बी, ठीक है, तो यहां से हम बना देते हैं ये एरो। बट अगर आप इसको एक कार्टेशियन प्लेन पे लिखते हो, यानी कि यहां पे बनाते हो एक्स एक्सिस, यहां पे बनाते हो वाई एक्सिस, तो अगर आप ओरिजिन से ए की तरफ एक एरो बनाते हो और ओरिजिन से बी की तरफ एक एरो बनाते हो, तो दीज vectors from the origin are called as your position vectors। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, these are called as your position vectors। position vector of B and this is your position vector of A। position vector of A, पर ये जो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलने वाला कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देखो, इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसे बोला जाता है। ये चीज बेटा मेरी गांठ बांध के रख लो, आपको यही चीज नहीं पता चलेगी। या तो उसको ओरिजिन से माना जाता है पोजीशन वेक्टर को, या स्टार्टिंग पॉइंट से, पर ज्यादातर हमारे पास पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा कार्टेशियन प्लेन पे देखते हैं, स्टार्टिंग वाली पोजीशन से नहीं देखते, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड द लास्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो, ये बात तो हो गई हमारी खत्म। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर। कि भैया मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। मल्टीप्लीकेशन जो है उसको कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना वेक्टर्स के अंदर डायरेक्ट नहीं होती है, इसके अंदर हमेशा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है या मल्टीप्लिकेशन विद द रियल नंबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, इफ देयर इज सम ए वेक्टर और उसको आप n से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो बेसिकली उसका मतलब हो जाता है कि n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन which depends upon the choice of n। अगर तो n आपका पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या रहेगी भैया? सेम, बिल्कुल सेम डायरेक्शन रहेगी, बदलेगी बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इससे दुगना वेक्टर बन जाएगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। मैग्नीट्यूड डबल हो गया बट डायरेक्शन क्या रही? सेम। तो इसको हम बोलेंगे 2a वेक्टर। बट अगर ये जो n है ये नेगेटिव हो तो डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। यस, यानी कि अगर इसको 2 की जगह से इस a वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते -2 के साथ तो दुगना तो होता, बट डायरेक्शन इसकी उलट जाती और इसको लिखा जाता 2a वेक्टर।
ठीक है भैया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, समझने वाली चीज थी कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होती है। चलो अब इसको भी मिटा देते हैं और एक बेसिक बात की बात करते हैं। हमने दो चीजें सीखी आज अभी तक। पहली चीज जो हमने सीखी वो ये थी कि हमारा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या फर्क है। दूसरी चीज हमने सीखी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है भैया। रिजल्टेंट वेक्टर्स का मतलब देखो इसके नाम से क्लियर है, जो किसी चीज का रिजल्ट दे। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई काम करने में दो से ज्यादा वेक्टर्स लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पानी की बाल्टी है, वो आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जानी है और बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक लेके जानी है। तो ये चलो मैंने एरो बीच में डाल दिया। वैसे एरो जो होता है वो हमेशा एंड पे बढ़ता है और जहां पे एरो हो उसको बोलते हैं हेड। ये हेड होगा ए वेक्टर का, ठीक है। और ये जो है ये टेल है ए वेक्टर की, ये जो है टेल है बी वेक्टर की, ठीक है। और ये जो है ये हेड है बी वेक्टर का। तो अब अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके गया हूं बाल्टी को और उससे तीसरे पॉइंट पे लेके गया हूं, तो क्या अगर हमारे पास सीधा रास्ता होता वहां तक पहुंचने का, तो वो होता हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का काम कोई अकेला भी कर सकता है। यस, और इसी को हम बोलते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो बेटा अगर दो वेक्टर्स को जोड़ने के बाद हमारा कोई काम एक अकेला वेक्टर कर रहा है, तो वो वेक्टर जो होगा उसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि यहां पे आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम एडिशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एडिशन। सो ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स लग रहे हों और आपको जो है वो एक ही वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना पड़े कि भैया क्या हमने किया, टोटल कितना काम किया, तो वो टोटल जो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल इसका एक छोटा सा सम से समझते हैं इसको। तो उसके अंदर वो कहता है कि सपोज करो कि एक बंदा है, वो ए से बी तक गया। पहले उसने ए वेक्टर लगाया, यहां पे पहुंचा, बी वेक्टर लगाया, यहां से पहुंचा, सी वेक्टर लगाया, यहां पे पहुंचा, डी वेक्टर लगाया, यहां पे पहुंच गया। तो अगर मेरे को यहां से लेके यहां तक का, जहां से वो शुरू हुआ था और जहां पे वो खत्म हुआ है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज माय आर वेक्टर। तो बेसिकली हमने यहां पे कितने वेक्टर्स लगाए? 4, 1 2 3 4। तो एडिशन करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, इसको आप एड अप करके, इसको मतलब आपस में जोड़ करके, तो आप जो है अपना रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भैया? तो चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब ये है कि हमें ये तो पता चल गया रिजल्टेंट से कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती है। ठीक है, तो क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है? यानी कि वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है, उसको कैसे समझेंगे? उसको समझते हैं कि सपोज करो एक वेक्टर था हमारे पास ए, दूसरा वेक्टर बन गया हमारा पास बी वेक्टर। अब इनका आया हमारे पास एक रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्ट। इसको ही बेटा आपको समझाना बड़ा जरूरी था, पैरेलल शिफ्ट को।
इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ली है। देखो पैरेलल शिफ्ट में क्या है कि एक वेक्टर का लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास कोई इधर वेक्टर लग रहा है बी वेक्टर, तो उसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके जहां पे मर्जी यहां पे भी बना सकता हूं, तो वो मेरा वेक्टर सेम रहेगा, कोई फर्क उसमें नहीं आएगा। सो पैरेलल शिफ्ट करके चाहे मैं इसको यहां पे बना दूं तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल शिफ्ट। तो यही वेक्टर यहां पे लग रहा है, यही यहां पे लग रहा है, ये लग सकता है। अब यही पैरेलल वेक्टर को अगर मैं इधर बनाऊं तो ऐसे बी वेक्टर बन जाएगा, और यही ए वेक्टर को मैं ऊपर बना दूं, ये बी वेक्टर बन जाएगा। जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले किसको लगाया था, ए वेक्टर को, तो इसकी टेल, बी का हेड, सॉरी तो ये वेक्टर आना था ना, ए को पैरेलल शिफ्ट किया तो ऊपर ए वेक्टर आना था ना। तो अगर मैंने ध्यान से देखो कि इसकी टेल और इसका हेड ज्वाइन किया था तो आर बन रहा था, बट अगर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूंगा, यानी कि बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर का हेड अगर आपस में अटैच करता हूं इस वे में, तो भी मेरा रिजल्टेंट क्या सेम रहेगा। इसका मतलब है कि आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर। बस एडिशन में एक चीज का आपने ध्यान रखना है, वन मेजर थिंग टू रिमेंबर, मेजर थिंग टू बी रिमेंबर्ड, कि एक का टेल दूसरे के हेड के साथ ज्वाइन होना चाहिए। जैसे अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हो या सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर करते हो, सपोज करो कि कोई सी वेक्टर इधर जा रहा है, कोई डी वेक्टर इधर जा रहा है, तो सी वेक्टर यानी कि जो पहला वेक्टर है उसको ऐसे बना लो, डी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे बना लो। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका हेड है वो डी के टेल के साथ जुड़ेगा, तभी हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे बन सकता है, नहीं तो नहीं। सो एडिशन में क्या होता है कि एक का जो हेड है वो दूसरे के टेल के साथ जुड़ा होता है। सो इसको हम बोलते हैं हेड टेल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये सिंपल सी एडिशन नहीं होने वाली है, जरूर इसके अंदर कोई लोचा है। चलो वो जो लोचा है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें ये चीज पता चल गई कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक का सेट दूसरे की टेल के साथ जोड़ना है, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। देखो इस केस में भी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करना था, तो पहले बी वेक्टर बनाया गया, बाद में ए वेक्टर बनाया गया, सो दैट कि बी का जो हेड था वो ए की टेल के साथ जुड़े। जो पहला है उसकी टेल जो है उससे आपने शुरू करना है, और जो हेड है बी वेक्टर का उसके साथ आपको ए की टेल जोड़ देनी है, सो दैट कि जो बी की टेल से ए के हेड का जो डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से बनाएंगे, दैट विल रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो बात हो गई हमारी हेड टेल कॉम्बिनेशन की। और बेटा हेड टेल कॉम्बिनेशन से मेरे को एक और चीज याद है जिसको हम बोलते हैं हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। बच्चों को एंगल नहीं फाइंड करना आता, मेरे को भी नहीं करना आता था, तो मेरे सर ने बहुत अच्छी टेक्निक बताई मुझे कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सिंपल सी बात है कि सपोज करो ए वेक्टर अगर इधर है, बी वेक्टर अगर नीचे है, तो ये ऐसे करके दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रहा है, यहां पे एंगल दे रखा है, ठीक है। एक यहां पे बना लेते हैं, ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया है, ठीक है। तो इसके बीच में आपको एंगल जो है वो दे रखा है। तो हाउ टू फाइंड बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो बेटा ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, और इसमें एक ही तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसको हम ब्लू पेन से लिख देते हैं यहाँ पे, वो है टेल कॉम्बिनेशन और हेड कॉम्बिनेशन। अब टेल कॉम्बिनेशन और हेड कॉम्बिनेशन क्या है कि जब भी टेल या हेड जुड़े होंगे तभी आपको एंगल मिलेगा। और बेसिक कंडीशन इसकी यही है कि द एंगल जो आप लो दैट मस्ट बी
बिटवीन दिस रेंज 180 डिग्री से बड़ा या बराबर, सॉरी बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट इस रेंज के अंदर लाइक होना चाहिए। अब जैसे यहां पे टेल से टेल जुड़ी हुई थी, तो यहां पे एक एंगल 90 बन रहा है और दूसरा 270 डिग्री भी बन रहा है, बट आपको ये नहीं लेना है, आपको कौन सा लेना है, छोटे वाला। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, मेरे को इन दोनों में एंगल ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम बी वेक्टर को पीछे बना सकते हैं, सो दैट हेड के साथ हेड जुड़ जाए, ऐसे बन जाएगा। देखो ना, पीछे को खींचो तो ये बी वेक्टर बन जाएगा, पैरेलल शिफ्ट करा है, बताया था ना आपको। तो यहां पे अगर 150 था तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, तो इन दो वेक्टर में एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ये देखो ये टेल टेल कॉम्बिनेशन, ये हेड हेड, अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ये 330 डिग्री ये भी है, बट ये नहीं लेना, आपको सिर्फ लेना है जो टेल टेल और हेड हेड के कॉम्बिनेशन के अंदर हो। अब ये देखो, ये ए वेक्टर इधर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है, अब इसका आपको एंगल लेना है तो कैसे लोगे, बहुत आसान है, अब इसको उठाओ नीचे लगा दो, फिर से क्या होगा, हमारा हेड हेड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे किया ना, तो हमारे पास ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ऊपर कितना एंगल लिया था, देखो इसी को एक्सटेंड करके मैं दिखाता हूँ, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, पैरेलल शिफ्ट किया ना, ऐसे ही नीचे ले गए, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो यस, ये वाला 120 डिग्री आपको लेना है। आपको ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है 240 डिग्री, ये नहीं लेना है, बस ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर आपने बी को ही शिफ्ट करना, आप ए को भी शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप ए को शिफ्ट करते हो तो क्या होगा, देखो बी वेक्टर पीछे को बन रहा था, अगर आप ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करते हो तो ये बनेगा, तो इसको ही मैं आगे शिफ्ट करके दिखा देता हूँ आपके। अगर ये ए वेक्टर है तो ये वाला एंगल कितना बनना, 120 डिग्री, एंगल वही बनेगा, ये बात याद रखना, ये बात आपने याद रखनी है कि एंगल वही बनेगा, ठीक है। सो बस कंडीशन क्या है कि टेल टेल कॉम्बिनेशन होना चाहिए या हेड हेड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और एंगल की कंडीशन जो है वो बेटा इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, डोंट इग्नोर दिस, क्योंकि ये है एक बेसिक कंडीशन जिसके बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बढ़िया बात है, अपने दोस्तों को बताओ कि ये वीडियो को देखें और समझें कि वेक्टर्स असल में उनके बेसिक्स हैं क्या। तो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको तब तक कोई दिक्कत है तो 9023241122 पे भैया मुझे कॉल कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प। सो टिल देन